student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 8, and today we are going to start our new chapter in geography, chapter number 2, land, soil, water resources. यानी कि लैंड, सॉइल और वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, कि इस ज़मीन का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, मिट्टी एक रिसोर्स के रूप में कैसे है, और वाटर यानी कि पानी एक रिसोर्स के रूप में, हमारे संसाधन के रूप में किस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। लुक एट योर चैप्टर, पेज नंबर 121. Land, soil and water, as we have learned, are three of the most important natural resources of the earth. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये तीन जो है क्या है, मेन जो है रिसोर्स हैं जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संसाधन है जो हमें मिले हुए हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, है ना, महत्वपूर्ण है। लेट अस लुक ऑफ ईच ऑफ देम इन ग्रेट डिटेल्स। आइए हम लोग इनके बारे में अच्छे से और डीप स्टडी करते हैं, गहराई से, है ना, जानने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स, ओके, पहले हम लोग लैंड रिसोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, लुक एट द पेज नंबर 121. लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी भूमि है वो महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में, साधन के रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, साधन है, संसाधन है। ह्यूमन बींग्स एंड अ नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म लिव ऑन लैंड। ह्यूमन बींग की बात करें या अन्य जो है नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जीवों की बात करें तो वो पृथ्वी पर ही रहते हैं। मेनी ऑफ आवर बेसिक नीड्स सच एज फूड एंड शेल्टर आर डेराइव्ड फ्रॉम द लैंड। हमें रहने के लिए और कई तरह की जो हमें हमारी जो हमें सरवाइव करने के लिए जो ज़रूरतें हैं वो, जैसे कि खाना, रहने का स्थान, आर डेराइव्ड फ्रॉम आवर लैंड, वो सब कहाँ से हमें मिलता है? वो हमें भूमि से ही मिलता है। लैंड इज ऑल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर। इतना ही नहीं, लैंड यानी कि भूमि का यूज हम लोग कृषि करने के लिए, इंडस्ट्री, औद्योगिक स्थापना के लिए, माइनिंग, है ना, खुदाई, खानों से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स निकालने के लिए, एंड कंस्ट्रक्शन, और बिल्डिंगों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं। राइट, समझ में आ रही है बात? आगे, लैंड कवर्स अराउंड 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम पूरी अर्थ की बात करें तो उसमें जो लैंड है वो 29% ही जो है लैंड है, बाकी 71% क्या है? वाटर, एज यू नो वेरी वेल। हाउएवर अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस लैंड इज कवर्ड बाय एरिड डेजर्ट। इतने के बावजूद भी इसमें एक बहुत बड़ा जो लैंड में, जो हम 29% में भी एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा भी है जो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं, माउंटेनियस, पर्वतीय है, टेराइन एंड आइस, है ना, कुछ ऐसी जो चोटियां हैं जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, जो लोगों को सरवाइव करने के लिए यानी कि लोगों को रहने के लिए उपयुक्त नहीं। राइट, ये तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स lived in a place where they found all the facilities like water, air and different types of vegetation, and mostly people like to
settle in plain areas. Okay. As a result, human population is very unevenly distribution on the surface of the earth. और यही एक जो है मेन रीजन है जो हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो है क्या है, असमान जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैलाव है, या लोगों के कि कहीं पर ज़्यादा आबादी है और कहीं पर कम है। इसका जो है यही मेन कारण है, क्योंकि सब जगह पृथ्वी या भूमि की जो संरचना है वो एक सी नहीं है। द प्लेन्स एंड द रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि समतल मैदान या नदी घाटी ये जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा घने हैं। सो आर प्लेस विथ अ प्लीजेंट क्लाइमेट, और ये वैसे प्लेसेस हैं, स्थान हैं जहाँ पर जलवायु बहुत सुहावनी होती है, यानी कि सुहावनी जलवायु वाले ये जगह होती है। प्लेसेस विथ अ डिफिकल्ट टेरेन, यानी कि कठिन भूभाग है ना। डिफिकल्ट टेरेन का मतलब क्या है, कठिन भूभाग, कठिन इन द सेंस कि अगर माउंटेनियस है, आइसी है, और द प्लेट्यू है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट एरिया है, तो इसका मतलब ये कठिन भूभाग है। एंड इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट, यानी कि दुर्गम जलवायु, राइट, यानी कि जहाँ की जो क्लाइमेट है वो क्या है, अनुकूल नहीं है लोगों के रहने के। आर यूजली स्पार्सली पॉपुलेटेड, ऐसे एरिया या ऐसी जगहों पर जो जनसंख्या होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि जनसंख्या का घनत्व तो ऐसे जगहों पर कम होता है। ओके, ये हुई। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है लैंड यूज। हम लोग डिफरेंट टाइप लैंड का किस तरह से भूमि का प्रयोग करते हैं। लुक एट हियर, डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी, soil climate and the availability of water or mineral in a region, land is used for various purposes like agriculture, forestry, mining and construction। यानी कि भूमि का ये जो है डिपेंड करता है ऑन द टोपोग्राफी, है ना, उस प्लेस की भौगोलिक संरचना कैसी है, यानी कि जैसे सॉइल, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और मिनरल इन अ रीजन, लैंड इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। इस तरह से इन सब चीज़ों को देखते हुए भूमि का कई तरह से उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि करने में, वनों में, माइनिंग में एंड कंस्ट्रक्शन में, है ना। How we use land also influenced by human factors such as density of population. How we use land is also influenced by human factors such as density of population, availability of capital and technology. How we use land, हम भूमि का किस तरह उपयोग करते हैं, ये जो है also influenced by human factors। इस पर जो है मनुष्य के जो मानव जात के जो कारक हैं उनका भी जो है, उनसे भी ये प्रभावित होता है। सच एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जैसे जनसंख्या का घनत्व, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, है ना, यानी कि कैपिटल का मतलब है अमाउंट ऑफ मनी, है ना, कि कितना है, एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी, इसका भी जो है जमीन के यूज पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि इन द सेंस कि हम लोग जनसंख्या का की डेंसिटी कैसी है और कैपिटल क्या है, यानी कि उस जहाँ पर इतनी जनसंख्या है वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो इस तरह इसका भी प्रभाव पड़ता है। और तकनीकी का विकास उस क्षेत्र में कैसा है, ये भी इस पर भी जो है भूमि का प्रयोग जो है, उस जगह का किस तरह से उपयोग किया जाए
ये जो है प्रभाव इन चीजों का भी पड़ता है, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑन द बेसिस ऑफ यूज इट इज पुट टू लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज अरेबल लैंड, है ना। यानी कि बेसिस ऑफ यूज, इसके प्रयोग के आधार पर, है ना, पूरी भूमि को जो है निम्न भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि नंबर 1 है आपका एरेबल लैंड, लैंड यूज में लैंड यूज, है ना। इसमें हम लोग कितने टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एरेबल लैंड, एरेबल यानी कि खेती योग्य भूमि, खेती योग्य भूमि, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड इज पास्चर लैंड, पास्चर लैंड यानी कि चारागाह, चारागाह भूमि जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, जहाँ बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। इसमें थर्ड वन इज फैलो लैंड, फैलो लैंड जिसको हम लोग परती कहते हैं, परती, हिंदी में परती भूमि, राइट। अभी मैं बताता हूँ आपको ये फैलो लैंड्स क्या है। एंड नेक्स्ट इज कल्टिवेबल वेस्टलैंड, कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ये क्या होते हैं। कल्टिवेबल वेस्टलैंड खेती योग्य बंजर भूमि होती है, खेती योग्य बंजर भूमि, ठीक। और फिफ्थ वन फॉरेस्ट एंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, हम लोग फॉरेस्ट एंड नॉन एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि इन 5 फॉरेस्ट का मतलब वन और खेती के लिए अनुपयुक्त, के लिए अनुपयुक्त भूमि, अनुपयुक्त, ओके। इस तरह से इस कैटेगरी में हम पूरे लैंड यूज को देख सकते हैं। यानी कि एरेबल लैंड का मतलब खेती करने योग्य, द लैंड वेयर वी कैन कल्टीवेट क्रॉप्स इज नोन एज अरेबल लैंड्स, ओके। यहाँ पर दिया हुआ है लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि ऐसी भूमि जो कल्टीवेशन के लिए यानी कि खेती के लिए सुटेबल है, ओके। नेक्स्ट है पास्चर लैंड, पास्चर लैंड का मतलब लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग एंड लाइवली स्टॉक, यानी कि जानवरों को पालने के लिए और उन्हें चराने के लिए जो जमीन है ना, कुछ पार्ट इसमें है।
इसका यूज करते हैं। फैलो लैंड का मतलब होता है पड़ती भूमि। लैंड लेफ्ट अनयूज्ड फॉर अ सीजन टू बी कल्टीवेटेड लेटर, यानी कि एक सीजन के लिए इस भूमि को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और अगले सीजन में फिर जो है उसमें कृषि की जाती है, यानी कि खेती की जाती है। कल्टीवेटेबल वेस्टलैंड, खेती योग्य बंजर भूमि, ये क्या है, लैंड दैट कैन बी कल्टीवेटेड बट हैज बीन लेइंग फैलो फॉर मोर देन 5 years, जो जहाँ पर ऐसी भूमि जिस पर खेती तो की जाती है लेकिन वो काफ़ी लंबे समय से, यानी कि लगभग 5 साल से ज़्यादा से जो है उस पर खेती नहीं की गई है, वो होती है खेती करने योग्य बंजर भूमि। फॉरेस्ट एंड नॉन एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट मतलब वन और गैर कृषि भूमि, है ना, यानी कि जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, खेती के लिए अनुपयुक्त ऐसी, और वन क्षेत्र की भूमि, है ना, यानी कि जहाँ पर कुछ पार्ट ऐसा भी है जो किससे घिरा हुआ है, फॉरेस्ट से, और कुछ पार्ट ऐसा भी है भूमि का जहाँ पर खेती बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं कि जमीन का किस किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द सोसाइटी growth of human population has led to the significant change in the land use pattern, यानी कि समाज में द स्टडी ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के एक निश्चित दर से वृद्धि जो है क्या है, हैज लीड द सिग्निफिकेंट, यानी कि इम्पॉर्टेंट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न, यानी कि लैंड के यूज, यानी कि भूमि के प्रयोग में उसमें एक जो है क्या किया है, लैंड सिग्निफिकेंट चेंज, बदलाव आया है भूमि का उपयोग करने में, यानी कि लगातार जो जनसंख्या कॉन्स्टेंटली जो है क्या है, एक निश्चित दर के साथ बढ़ रही है, उससे हमारे देश में या पूरे संसार में जो भूमि का जो प्रयोग है उसमें बदलाव आया है। ओके, कैसे, टू सेटिस्फाई द ग्रोइंग नीड ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, किस तरह से, सेटिस्फाइंग, यानी कि इस तरह की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड, यानी कि जंगलों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। फर्टाइल लैंड आर बीइंग यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, और जो फर्टाइल लैंड्स हैं, है ना, जो खेती करने योग्य क्या है, जमीन है, उनको किसमें कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, उन पर बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं फॉर रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल पर्पस, यानी कि रहने के लिए और वाणिज्यिक व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो है या व्यवसाय करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है। एंड फार्म लैंड इज बीइंग ओवर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स, और जो फार्म लैंड है उनका उपयोग किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जो है और क्रॉप ग्रो करने के लिए। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ओवर एक्सप्लॉयटेशन, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड रिसोर्स आर लैंड डिग्रेडेशन, और इस तरह से लगातार जो है भूमि का दोहन होना या उपयोग होना, है ना, आर लैंड डिग्रेडेशन, यही क्या कहलाता है, भूमि का पतन, है ना। लैंडस्लाइड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग एक इल मैनर्ड रूप से जो है ना, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं या उपयोग करते हैं तो वो क्या है, नुकसान पहुंचाती है। तो इसी का परिणाम ये होता है कि लैंडस्लाइड, सॉइल एरोजन, है ना, मिट्टी भूमि का फटना, है ना, सॉइल एरोजन, मिट्टी का कटाव, एंड डिजर्टिफिकेशन, यानी कि भूमि का कृषि योग्य जो डिजर्टिफिकेशन है, बंजर हो जाना, वी कैन से दैट, और बंजर होने के बाद उसे रेगिस्तान में बदल जाना। ठीक,
डेजर्टिफिकेशन है ये, एंड ऑल ऑफ विच पोज सीरियस थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। और इन सब चीज़ों का हमारे पर्यावरण पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, राइट। अगर मान लीजिए एज यू नो दैट कि आजकल जो है लोग रहने के लिए कृषि भूमि को खत्म करते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फैक्ट्रियां सेटअप होती चली जा रही हैं, जिससे पेड़ पौधे है ना, जो वेजिटेशन है वो कम होती चली जा रही है, जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। और आज आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको एक शुद्ध वायु, यानी कि कहते हैं ना प्योर वायु, है ना, लेने के लिए आपको पार्क और जॉगिंग पर मॉर्निंग में जाना पड़ता है। ये सब पॉल्यूशन के ही कारण है, और ये डिफॉरेस्टेशन के ही कारण जो है इन सब दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। इसका मतलब कि वेजिटेशंस और है ना, ये जो लैंड नेचुरली जो है हम लोग जिस तरह से जो है लैंड का यूज़ पहले करते थे, उससे उस पैटर्न को छोड़कर हम लोग अब इतने कमर्शलाइज हो गए हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उस लैंड का किसी दूसरे फॉर्म में यूज़ करने लगे हैं, जिसके कारण यही रीज़न है। ग्लोबल वार्मिंग का भी एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, है ना, किस तरह से जो है जो भूमि है उसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। भूमि एक संसाधन के रूप में है, उसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए, टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना, लैंड मस्ट बी कंजर्व बाय लैंड रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का मतलब क्या है ना, सुधार, यानी कि भूमि सुधार की जरूरत है। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, यानी कि पौधों को लगाने की जरूरत है। रेगुलेटिंग द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एंड एक्टिविटीज लाइक ओवरग्रेजिंग एंड माइनिंग। रेगुलेटिंग द एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, यानी कि रेगुलेट ज़्यादा से ज़्यादा जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ और पेस्टिसाइड कीटाणुनाशक जो दवाई हैं, कीटनाशक दवाएं हैं, उनका जो यूज़ हो रहा है। एंड एक्टिविटीज़ लाइक ओवर ग्रेजिंग एंड माइनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जो है माइनिंग, है ना, मिनरल्स को ज़मीन से बाहर निकालना, खोदना, ये भी काम। और ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा, है ना, यानी कि ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़मीन पड़ी हुई है तो उसमें ओवर ग्रेजिंग, यानी कि चारे के लिए जो है उसका यूज़ करें और हम उसको पूरा क्लियर कर दें, ठीक। क्योंकि जो यू नो वेरी वेल ग्रास होल्ड्स द सॉइल, है ना, और जब हम उसे जब जानवर उसे खा लेते हैं तो वो क्या है, उतने अच्छे तरीके से जो सॉइल को होल्ड करके नहीं रख पाती, ठीक। तो ये भी एक, तो इन सब जो एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, है ना, पेस्टिसाइड का यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ों को हमें बंद कर देना चाहिए अगर हमें अपनी भूमि को सुरक्षित स्वस्थ रखना है, राइट। डियर स्टूडेंट, कल हम लोग लैंड सॉइल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। आज आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, एक्सरसाइज फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।